हेलो, नमस्ते। अभिनव ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो भले ही कितना भी थका हुआ था, लेकिन वो इन लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो क्या करके आया है। जैसे ही अभिनव ने चहकते हुए नमस्ते किया तो शर्मिला, अनन्या और राजीव उसे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। अभिनव उनकी आंखें देख हैरान हो गया। अभिनव को यह तो नहीं लग रहा था कि वो लोग मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज जिस तरह का गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था, उसे देखकर अभिनव को कुछ अजीब लग रहा था। मैंने कहा नमस्ते एंड हेलो अनन्या। अभिनव ने दोबारा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, पर यह सुनते ही उन तीनों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। शर्मिला ने उबलते हुए कहा, क्या सही टाइम पर आए हो? अभिनव ने यह सुनते ही अनन्या को देखा। वो ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और अभिनव से नजर फेर ली। अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? राजीव ने उसे एक पल को देखा और फिर टेबल पर रखा अपना फोन उठाया, उसमें कुछ खोला और आखिर में स्क्रीन अभिनव की तरफ घुमा दी। अभिनव पास आया और उसने राजीव से फोन ले लिया। फिर उसने स्क्रीन पर जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें अभिनव उस लड़के को होटल के अंदर बुरी तरह से पीट रहा था। अभिनव को यह देखते ही अंदर से बुरा लगा। अब उसे समझ आ गया था कि वो सभी अभिनव से खार खाकर क्यों बैठे थे। उसने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं समझा सकता हूँ। इतने में शर्मिला ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, क्या समझाओगे? कि तुम अपने खाने का बिल भी नहीं चुका पाए और इस चीज से बचने के लिए तुमने इस बेचारे के साथ मारपीट की? शर्मिला ने कहा। अभिनव अपनी तरफ से कुछ कहता, इतने में अनन्या आगे आई और बोली, आई कांट अंडरस्टैंड, तुम्हें इतनी महंगी जगह पर खाना खाने की जरूरत ही क्या थी? तुम तो घर से ये कहकर निकले थे ना कि तुम जॉब के लिए जा रहे हो। फिर अभिनव फंस गया। उसने वीडियो को दोबारा देखा। पूरे वीडियो में उसे चाहत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ये देख अभिनव की जान में जान आ गई। अगर उन लोगों को पता चलता कि अभिनव चाहत के साथ था तो उसके लिए जवाब देना और भी भारी हो जाता। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे अनन्या और ज्यादा नाराज हो। हमने तुम्हें इसलिए तो अपने घर में जगह नहीं दी थी कि बाहर जाकर तुम हमारे परिवार की सरे बाजार इज्जत उछालो। जब बाकी दोनों महिलाओं ने अपनी बात कह दी तो राजीव से भी नहीं रहा गया और उसने भी अभिनव को सुनाना शुरू कर दिया। उसने आगे कहा, अनन्या का पति, इस घर का दामाद, पब्लिक में इतने बड़े होटल के अंदर ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? आप सभी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको सच पता नहीं है। आपने इस लड़के को मार खाते हुए तो देख लिया, लेकिन आप लोगों के मन में यह सवाल नहीं आया कि मैंने इसे मारा क्यों? यह आदमी मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था, मुझे अनाप शनाप बोले जा रहा था और मुझे ही नहीं, मेरे साथ। अचानक से अभिनव ये कहते कहते रुक गया। उसकी जुबान पर चाहत का नाम आने वाला था। तुम्हारे साथ कौन? अनन्या ने अभिनव की बात पकड़ते हुए पूछा और जवाब के लिए अभिनव की आंखों में देखने लगी। अभिनव चाहता था कि अनन्या अपनी नजर उससे दूर हटा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया है, अब तुम क्या करोगे? आई एम सॉरी, लेकिन इस लड़के के साथ जो हुआ असल में इसके साथ वही होना चाहिए था। यह सुनते ही शर्मिला गुस्से में आग बबूला हो गई। वो गुस्से में अभिनव की तरफ बढ़ने लगी। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभिनव को थप्पड़ मार दे, लेकिन अपने आप को रोकते हुए उसने कहा, जब हम तुमसे तमीज से बात कर रहे हैं तो तुम भी तमीज से बात करो। परिवार की नाक कटाने के बाद कह रहे हो कि ये जो तुमने किया वो सही किया, और तुम्हें क्या लगा तुम्हारे ऐसे बोलने से हम तुम्हें गले लगाएंगे, शाबाशी देंगे? ना तुम्हारे पास कोई नौकरी है, ना तुम इस परिवार की मदद करना चाहते हो, तो कम से कम भगवान के लिए ऐसा कुछ तो मत करो जिससे इस परिवार को नीचा देखना पड़े। शर्मिला, शांत हो जाओ। राजीव ने शर्मिला को रोकने की कोशिश की। अनन्या की शादी अगर किसी से होनी चाहिए तो वो है चिराग, सिर्फ चिराग। यह सुनती ही अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने शर्मिला को देखा और बोली, मम्मा, मैं चिराग से शादी करने के लिए कब एग्री हुई? तुम्हारे एग्री होने की मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे पता है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इसके साथ रहोगी तो जिंदगी भर तकलीफ ही तकलीफ देखोगी, और फिर तुम्हें अपनी कंपनी के लिए भी मदद चाहिए ना,
चिराग के अलावा तुम्हारी कंपनी को फिर से खड़ा करने में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। इस पर अनन्या ने कहा, मम्मा ऐसा नहीं है, मैं खुद अकरम सर से बात करूंगी, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं चिराग से शादी नहीं करना चाहती हूं। तो क्या तुम जिंदगी भर इस आदमी के साथ रहोगी? हाँ बताओ, शर्मिला ने पूछा। नहीं, मैं इन दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूं, अनन्या ने अकड़ के साथ जवाब दिया। तुम्हें अकरम की अकरम सर की मदद किस चीज के लिए चाहिए? अभिनव ने माँ और बेटी की बातों के बीच में आकर पूछा। शर्मिला क्या कह रही थी उससे अभिनव को मतलब नहीं था, लेकिन अकरम का नाम सुनकर वो समझ गया था कि वो अनन्या की मदद कर सकता है। जैसे अभिनव ने इतना कहा तो अनन्या और शर्मिला अभिनव को देखने लगे, लेकिन दोनों ने उसे जवाब नहीं दिया। इतने में राजीव बोला, अनन्या को अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। इसके जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अरे तुम क्यों ये सब इससे बताकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इस प्रॉब्लम में ये क्या कर लेगा? जाकर उन शेयर होल्डर्स की भी वैसे ही पिटाई करेगा जैसे उस लड़के की कर रहा था। शर्मिला ने अभिनव को और सुनाते हुए कहा और आगे बोली, तुम मेरी बेटी का पति बनकर ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हो। अगर इसने चिराग से शादी नहीं की तो मैं इसके लिए उससे भी बढ़िया लड़का लेकर आऊंगी, पर यू नेवर। इतना कहकर शर्मिला अपने कमरे में चली गई। राजीव ने भी फोन उठाया और अंदर चला गया। उन दोनों के जाते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? AK लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है, लेकिन अकरम सर कभी इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे क्योंकि इसमें उनका कोई फायदा नहीं है, अनन्या ने ठंडे सुर में कहा। उसकी नजर में अभिनव इस दुनिया का आखिरी इंसान था जिससे वो इस बारे में बात करना चाहती हो। अभिनव ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनन्या ने यह सुनते उसे ध्यान से देखा और बोली, तुमसे एक चीज शेयर करूं? आई हेट यू। और आज जो तुम करके आए हो ना, उसके बाद तो आई हेट यू अ लॉट। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये मदद नाम का लॉलीपॉप मेरे हाथ में पकड़ा कर तुम मेरी नजर में सही साबित हो जाओगे तो तुम गलत हो। तुम अपने पैसों से एक सूट तो खरीद नहीं सकते, मेरी क्या मदद करोगे? फिर भी इफ यू वॉन्ट टू हेल्प मी देन प्लीज गेट आउट ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। अनन्या मेरी बात तो सुनो, अगर एक बार और मेरा नाम लिया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। इतना कहकर अनन्या ने गुस्से में अपना फोन उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अनन्या को समझाए। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके उसके पीछे जाने लगा। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम जिस प्रॉब्लम से डील कर रही हो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यह सुनते ही अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास करना बंद करो अभिनव, इनफ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अनन्या ट्रस्ट मी, आई हैव अ जॉब। मैं अकरम सर की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा हूं, अभिनव ने आखिर में कहा। यह सुनते ही अनन्या को हंसी आ गई और वो बोली, ओह अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पोजीशन परमानेंट है? हो सकता है कि आज अकरम सर तुम्हारे ऊपर तरस खा रहे हो, लेकिन कल वो तुम्हें लात मारकर बाहर भी कर सकते हैं। तुम और तुम्हारे जैसे हजारों लोग उसके लिए कुछ भी नहीं है, समझे? इतना लताड़ने के बाद अनन्या अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। अभिनव फिर से उसके कमरे के बाहर खड़ा का खड़ा रह गया था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अभिनव ने फोन खोलकर देखा तो पाया ये मैसेज उसके क्लासमेट हरीश का था, वही हरीश जो उसके साथ डिलीवरी कंपनी में जॉब करता था। उस मैसेज में लिखा था, कल शाम को रीयूनियन है, दिए हुए पते पर टाइम से पहुंच जाना। अभिनव जब कॉलेज में पढ़ता था तो सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अकरम का फोन था। हेलो टाइगर, मेरी जेनी से बात हो गई थी, तुमने जो कहा है वो हो जाएगा। साथ ही तुम्हारा जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, मैंने उससे हटवाने के लिए बात कर ली है। अभी थोड़ी देर में वीडियो सभी जगह से गायब हो जाएगा। थैंक यू अकरम। और हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया है, मुझे तुम मैनेजर से नीचे वाली कोई पोस्ट देना। क्या? अकरम, असल में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अनन्या किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है और तुम ही उसे निकाल सकते हो। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि अनन्या और उसके परिवार को पता चले कि मैं कौन हूं।
तो मैं उन्हें कह दूंगा कि मैंने अपनी मैनेजर की पोजीशन अकरम को मनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है और साथ ही उनसे कहा है कि वो चाहे तो कुछ वक्त तक मुझे कम सैलरी भी दे सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और पहचान भी छुपी रहेगी। हाँ, अच्छा, और एक चीज, अभी कुछ दिनों में एक ऑक्शन होने वाला है। अलाइना भी वहां आने वाली है। उससे मिलने का इससे बढ़िया मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। अकरम से बात करने के बाद अभिनव सो चुका था। अगली सुबह कब आई उसे पता ही नहीं चला। जब वो नौकरों के कमरे से बाहर निकल कर आया तो उसकी नजर सीधी अनन्या से मिली। अनन्या, नाश्ता रेडी है। इतने में शर्मिला की आवाज आई। अनन्या की नजर अभिनव से मिली, लेकिन वो उसे बिना कोई इशारा दिए वहां से निकल गई। अभिनव अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया था। तभी उसे एक भारी सी आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि हरदेव पाल सिंह की थी। वो नाश्ता करने के लिए पहले ही टेबल पर आकर बैठ गए थे। अभिनव हिचकते हुए उनकी तरफ बढ़ा और बोला, गुड मॉर्निंग। आजकल तुम्हें मॉर्निंग्स कुछ ज्यादा ही गुड नहीं लगने लगी है? इससे पहले इतने अच्छे बिस्तर पर सोए नहीं क्या? शर्मिला ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए कहा। हरदेव ने अभिनव को बैठने का इशारा किया और अभिनव अनन्या के बगल वाली कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। नाश्ते के लिए थैंक यू, अभिनव ने दिल से कहा। अनन्या, कल रात अभिनव कहाँ सोया था? इतने में हरदेव ने अनन्या की तरफ देखते हुए पूछा। अनन्या इस सवाल को सुनकर सकपका गई, लेकिन उसने अपना सिर नीचे रखा और कंधे उचकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। हरदेव ने आगे कहा, अनन्या, जो 2 कंपनीज तुम्हारे अंडर चल रही है उन्हें मैं सनी को दे रहा हूं। तुम अब आगे सिर्फ वही कंपनी संभालोगी जो तुम्हें विरासत में मिली थी, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना कहकर हरदेव पाल सिंह ने पानी पिया, अपनी जगह से उठे और निकल गए। अनन्या की आंखें आंसुओं से भर आई थी। शर्मिला को भी गुस्सा आया और उसने उबलते हुए कहा, नहीं, वो इस तरह से मेरी बेटी से सब कुछ नहीं छीन सकते। वो मेरी बेटी के साथ इस जैसे आदमी से शादी कराने की जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी बच्ची, बेचारी मेरी बच्ची का क्या होगा? इस फक्कड़ के साथ रहकर वो क्या खाएगी, कैसे रहेगी? अभिनव जानता था कि शर्मिला बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। उसने धीरे से कहा, मैं उसका और अपना दोनों का ध्यान रख सकता हूं। मैंने अकरम सर से भी बात की है, वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। बदले में उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मैनेजर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। झूठ मत बोलो अभिनव, शर्मिला ने तुरंत कहा। एक सेकंड शर्मिला, अभिनव, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें अकरम की कंपनी में नौकरी मिल गई थी? राजीव के सवाल के जवाब में अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। शर्मिला ने कहा, मैं मान ही नहीं सकती। उधर अनन्या अभी भी रोए जा रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से शर्मिला को बोली, अभिनव के पापा अकरम सर के ड्राइवर थे। हालांकि अनन्या को यह कहते हुए भी डाउट था कि अभिनव उसकी मदद कर पाता या नहीं। इस खबर को सुनकर राजू और शर्मिला हैरान हो गए और एक साथ बोले, अकरम इस लड़के को जानते हैं? अकरम इस लड़के को जानते हैं? अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों खुले मुंह के साथ अभिनव को देख रहे थे। उसने अभिनव से कोई बात नहीं की और अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। इधर अभिनव को भी देर हो रही थी, उसे रियूनियन के लिए जाना था। जैसे ही अभिनव होटल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि हरीश कामिनी नाम के एक लड़के के साथ बाहर आ रहा था। कामिनी कॉलेज में उन लड़कियों की लीडर हुआ करती थी जो अभिनव और उसके जैसे बाकी लोगों को बुली करते थे। जैसे उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसने कहा, ओह, देखो तो कौन आया है, अभिनव। हेलो, अभिनव ने कहा। कामिनी ऊपर से नीचे तक उसके सूट को देख रही थी। इतने में हरीश ने कहा, बहुत बढ़िया सूट पहना हुआ है। मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं, क्योंकि डिलीवरी वालों का टाइम फिक्स नहीं होता ना, उन्हें कभी भी डिलीवरी के लिए बुला लेते हैं। क्या ये डिलीवरी बॉय है? कामिनी ने हैरान होते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता था? नहीं यार, मैं तो अमेरिका में थी ना, तो मुझे कैसे पता होता। तो अभिनव, तुम क्या यहाँ अपना काम डिच करके आए हो? नहीं, मैं अब डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, मैं एक ऑफिस में जॉब करता हूँ। यह सुनते ही हरीश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे हाँ, इसने तो अनन्या सिंह को फंसाकर उससे शादी की है ना।
अब अपनी बीवी के ऑफिस में काम कर रहा होगा। ये कहते ही कामिनी और हरीश जोर जोर से हंसने लगे। अभिनव को उन दोनों की शक्ल देख गुस्सा आ रहा था। उधर जब अभिनव को गुस्सा आ रहा था तब इधर वही हट्टा कट्टा सा आदमी हाथ में सिगार लिए अपने सेक्रेटरी के पास खड़ा था। उस आदमी ने पूछा, टाइगर दिखता कैसा है, कुछ पता चला? हम वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मुझे 1 हफ्ते में उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। हमारे जासूस से कहो कि जरा जल्दी काम करना शुरू करे। इतना कहकर उस आदमी ने सिगार का कश लिया और खिड़की से बाहर धुआं उड़ा दिया। अभिनव के साथियों ने उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया था, मगर अभिनव जितना हो सकता था उतना शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि ये एक लंबी रात होने वाली है और वो इस रात को ऐसा कोई पंगा नहीं करना चाहता था जिससे उसे फिर से अनन्या और उसके परिवार की 2 बातें सुननी पड़े। उसने कामिनी से कहा, मैं अनन्या की कंपनी में काम नहीं करता हूं, हम लोग अंदर चले। और आज अचानक से ये रीयूनियन रखने की क्या सूझी? हरीश ने यह सुनते ही अपना गला साफ किया और कामिनी के हाथ में अपना हाथ डालते हुए बोला, चलो अंदर चलते हैं। वो देखो कृतेश भी आ गया। हेलो कृतेश। अभिनव ने जैसे ये सुना तो वो पलटकर देखने लगा। कृतेश बिना अभिनव को देखे उसके बगल से निकल गया था। एक अमीर बाप का हैंडसम लड़का कृतेश सभी का चहेता था। लड़कियां उससे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के सपने देखती रहती थी और लड़के उससे अपना जिगरी दोस्त। हेलो पीपल, कृतेश ने जोश में कहा। तभी उसकी नजर अभिनव से मिली और वो बोला, ओ हो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आने वाले हो। हेलो कृतेश, अभिनव ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। चलो तो फिर पार्टी शुरू की जाए, हरीश ने कहा और सब लोग अंदर चले गए। वो सभी एक बड़े से हॉल में पहुंच चुके थे। अभिनव बहुत सालों के बाद उन चेहरों को देख रहा था जिन चेहरों ने कुछ साल के लिए उसका जीना हराम कर दिया था। हालांकि हमने कोशिश की थी कि सब लोगों को बुलाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे लोग नहीं आ पाए। जो नहीं आए वो बदकिस्मत है, और जो आए हैं मैं उन सब की तरफ से कृतेश को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट कृतेश, अगर तुम नहीं होते तो ये सब नहीं हो पाता। गिरीश ने कहा, हाँ, कृतेश की वजह से ही हमें ये होटल मिला है। ही इज पेइंग फॉर ऑल ऑफ अस। कृतेश, अब तो बता दो ये सब कितने का पड़ा? कामिनी ने पूछा। यह सुनते ही कृतेश के चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू। उसके बाद कृतेश कामिनी के पास आया और धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। कामिनी उसकी बात सुनकर हंसे जा रही थी। अभिनव एक लड़की के बगल में आकर बैठ गया था। वो उसे जानता तो था लेकिन उसका नाम भूल चुका था। तभी एक लड़की ने कामिनी से कहा, मैंने सुना है तुम वर्ल्ड टूर पर गई हुई थी। कामिनी ने घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं अभी 10 कंट्रीज घूम कर आई हूँ और अभी थोड़े दिनों बाद पेरिस जाने की सोच रही हूँ। और इस बार तो मैं भी इसके साथ जाने का सोच रहा हूँ। इंडिया से काफी बोर हो गया हूँ। हरीश ने कहा और हंसने लगा। बाकी सभी लोग भी उनके साथ हंस रहे थे सिवाय अभिनव के। इतने में कामिनी ने कृतेश की तरफ देखा और बोली, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं तो अभी इंडिया में रहने वाला हूँ। कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पर काम कर रहा हूँ। बाय द वे, हम लोगों को ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। जिसे जो खाना हो, जो पीना हो, वो ऑर्डर कर सकता है। एंड यस, डोंट वरी अबाउट द बिल्स। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। वो जानता था कि कृतेश शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। देखना, ये अपने पापा की किसी कंपनी को संभालने के लिए यहां रुका होगा। इतने में डेविड नाम के एक लड़के ने कहा, तुम लोगों को पता है पूरे देश की अमीरों की लिस्ट में अभी कृतेश की पापा का भी नाम ऐड ऑन हुआ है। नाम तो अभी ऐड हुआ है, पर अमीर तो इसके पापा पहले से ही थे, नहीं कृतेश? इतने में कामिनी ने कहा। वो दोनों एक दूसरे को जिस तरह से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में कुछ खिचड़ी पक रही है। अभिनव की नजर सिर्फ कृतेश पर थी। उसका घमंड वक्त के साथ बढ़कर कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा हो गया था। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, उस लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम आता है?
टाइगर का। इतने में एक लड़के ने धीरे से कहा। यह सुनते ही हरीश बोला, टाइगर का? हाँ, उसके पास अभी भी बहुत सारे एसेट्स है। टाइगर सबसे ऊपर है और उसके बाद है दिक्पाल चिंगावत। हाँ, पर यहाँ तो सबसे अमीर कुरतेशी है ना। कामिनी ने बात छुपाने के लिए कहा। क्या बात है अभिनव, इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई? इतने में एक लड़की ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा। इतने में एक और लड़की ने कहा, पहले तो ये बताओ कि इसे यहाँ बुलाया किसने है? मैंने बुलाया है, ये भी हमारा क्लासमेट रहा है। नहीं, हम लोग क्लास में जरूर साथ बैठते थे, लेकिन अब हम साथ नहीं बैठ सकते। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।